बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो स्टडी टाइम विद अमारा शाह। कैसे हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आप सब ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने न्यूटन्स के 3 लॉ इस चैप्टर में पढ़ने हैं। और तीनों लॉज जो आपको मैंने बताए थे, उनमें आपको मैंने ये भी बोला था कि उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे एक ही आता है और बाकी शॉर्ट के लिहाज से हैं। वो कैसे हैं वो आपको मैं थ्रू आउट पूरी वीडियो में एक्सप्लेन करती जाती हूँ। इन्हीं के अंदर से और भी काफी ज्यादा शॉर्ट एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल चेंज हो गया है। तो काफी चीजें हैं जो आपको साथ साथ पढ़नी चाहिए और साथ साथ आपको निशान लगा लेनी चाहिए, ताकि जो है वो आपको याद रहे, भूल ना जाए, क्योंकि पूरा साल होता है और चीजें हमें कुछ ना कुछ माइंड से स्किप हो जाती हैं। इसलिए आप लोग निशान लगा लिया करें ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे हमारे पास न्यूटन के 3 लॉ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको न्यूटन के बारे में पता होना चाहिए कि न्यूटन कहाँ पे पैदा हुआ था। तो यहाँ पे उसने बताया हुआ है, सर इसाक न्यूटन वाज बोर्न इन लिनकोलिनशायर ऑन जनवरी 4 1643। ये उसकी डेट ऑफ बर्थ बताई गई है और किस शहर में वो पैदा हुआ था, किस जगह पे पैदा हुआ था वो बताया गया। ठीक है। द नेम ऑफ हिज फेमस बुक इज प्रिंसिपा मैथमेटिका। ये उसकी बुक का नाम है। और उसके अलावा बताया गया है कि ये जो बुक थी, इसका एमसीक्यूज भी बन सकता है कि बुक किसकी है, इसाक न्यूटन की। और इसके अलावा इसकी डेट ऑफ बर्थ और इसने किस जगह पे ये पैदा हुआ था, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपने याद करना है। ये एज एन एमसीक्यूज भी है और इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी है, क्योंकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आप न्यूटन के ऊपर एक शॉर्ट सा नोट लिखें कि न्यूटन कौन था, तो आपने यहाँ पे बताना है कि न्यूटन इस एज पे पैदा हुआ था, उसकी ये डेट ऑफ बर्थ है। उसके अलावा जो है उसने ये वाली बुक बनाई है और उसके जो 3 लॉज हैं वो इस चैप्टर में हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़े हैं। और उसमें पहला लॉ जो है उसका नाम है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और उसका दूसरा नाम है, और उसका एक और नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है। ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है, व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये दोनों एक ही चीज के नाम है, इसको आपने अंडरस्टैंड कर लेना है अच्छी तरह। तो पहला वाला जो है वो आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ये जो पूरा पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ, इसमें जस्ट आपको डेफिनेशन नहीं मिलेगी, एग्जाम्पल्स मिलेंगे। ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है यहाँ पे, अ बुक इज प्लेस ऑन अ टेबल रिमेन देयर अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट। ठीक है। कोई भी बुक अगर टेबल के ऊपर पड़ी हुई है तो वो पड़ी रहेगी जब तक कोई भी फोर्स उसको हिलाएगी नहीं, मूव नहीं करवाएगी। ठीक है। इसके ऊपर वाली जो लाइन थी वो मैंने आपको रीड नहीं करवाई, क्योंकि उसमें यही बताया जा रहा है कि आप लोगों को खुद भी कॉमनली तौर पे ये पता होता है कि किसी भी चीज को मूव करवाने के लिए फोर्स रिक्वायर है। अगर आप फोर्स नहीं लगाएंगे तो अपनी जगह पे ही रहेगी, वो बिल्कुल मूव नहीं करेगी। ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, अ बॉल रोलिंग ऑन अ फ्लोर। कोई भी बॉल है वो फ्लोर के ऊपर रोल कर रहा है। ठीक है। शुड कंटिन्यूज टू मूव विद द सेम वेलोसिटी, वो अपनी वेलोसिटी सेम रख के ही मूव करता रहेगा इन दी एब्सेंस ऑफ एन अप्लाइड फोर्स, जब तक कि कोई फोर्स उसे अप्लाई करके हम रोकते नहीं है। ठीक है। ये दोनों एग्जांपल्स आपने कर लेनी है। जब आपने शॉर्ट क्वेश्चन राइट करना है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, तो आपने सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट लिखनी है, फिर ये दो एग्जाम्पल दे दीजिएगा तो ये काफी होंगी। ठीक है। इसके बाद जो आपने राइट करना है वो यहाँ से राइट कीजिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच स्टेट्स दैट। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है हमारे पास, अ बॉडी कंटिन्यूस इज स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि कोई भी अगर बॉडी है वो अपनी रेस्ट की हालत को जारी रखेगी, आर्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन की हालत को, इन अ स्ट्रेट लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन में अगर वो मूव कर रही है, अनलेस एक्ट अपॉन द सेम सम एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कि जब तक कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो बॉडी जो है अपनी मोशन को जारी रखेगी अगर वो मूव कर रही है, और अगर वो रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहेगी। ठीक है। यानी कि आपको किसी भी चीज को मूव करवाने के लिए या रोकने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, फोर्स जरूरी होती है। ओके। इसके अलावा यहाँ पे दो एग्जांपल्स और भी हैं, वो मैं आपको खुद ही ओरली समझा देती हूँ, यहाँ से रीड नहीं करवाती। उसमें उसने ये बताया है कि आपने एक फास्ट मूविंग बस ली है, उसको सडनली आपने रोका है। जब आप रोकेंगे तो पैसेंजर जो है वो आगे की तरफ मूव करेंगे, फॉरवर्ड मूव करेंगे, क्योंकि पैसेंजर जो थे वो मोशन की हालत में थे, क्योंकि गाड़ी जब चल रही थी तो वो भी साथ ही मूव कर रहे थे आगे की तरफ को। लेकिन जब बस ने एकदम स्टॉप किया है, रुकी है बस, तो क्या होगा, पैसेंजर जो है वो एकदम आगे की तरफ को मूव करेंगे। क्यों मूव करेंगे ये आप लोगों ने खुद भी ऑब्जर्व किया है, क्योंकि वो मोशन की हालत में थे। इसके अलावा उसने एक और बताया है कि अगर आपने बस को रोका हुआ था पहले और आपने एकदम इसको स्टार्ट किया है, जब आप इसको स्टार्ट करते हैं पैसेंजर एकदम अपनी बैक की तरफ को जाते हैं,
सीट की तरफ को। क्यों? क्योंकि जो गाड़ी थी वो रुकी हुई थी और पैसेंजर भी रुकी हुई हालत में थे। अब जब गाड़ी एकदम मूव की है तो वो जो पैसेंजर थे वो अपनी बैक पोजीशन पे जाएंगे, क्योंकि जो उनकी पोजीशन थी वो रेस्ट पे थी। अब वो मोशन में आए हैं एकदम से, ठीक है। तो यहाँ पे दो एग्जांपल दी हैं, ये आपने रीड कर लेनी है, जस्ट आपने इसको पेपर में राइट नहीं करना क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में जस्ट स्टेटमेंट लिखते हैं और इसके अलावा एक दो एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से ही फोर्स की एक और डेफिनेशन मिल जाती है। वो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि डेफिनेशन ऑफ फोर्स एक और मिली है हमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। वो क्या है? फोर्स इज एन एजेंसी विच चेंज और टेंड टू चेंज। फोर्स एक ऐसी एजेंसी है जो बदलती है या बदलने की कोशिश करती है द स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट की हालत को, और स्टेट ऑफ मोशन या मोशन की हालत को ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी की। ओके, तो ये आपने डेफिनेशन कर लेनी है। फोर्स की डेफिनेशन यहाँ पे एक और बताई गई है, ठीक है। तो ये भी आपको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ की वजह से हमें कौन सी फोर्स की डेफिनेशन मिली थी, तो वो आपने ये वाली राइट करनी है। ओके, इसके बाद आपको इनर्शिया के बारे में बताने लगे हैं कि इनर्शिया क्या है और इनर्शिया आप लोगों ने क्यों रीड किया था, इनर्शिया को क्यों न्यूटन का पहला लॉ ही बोला जाता है, क्योंकि इनर्शिया जो है, लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन फर्स्ट लॉ, ये दोनों एक ही बोले जाते हैं। ये क्यों बोले जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताया जाए यहाँ पे स्टार्टिंग में, अ नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये बात आपको मैंने पहले भी काफी दफा बता दी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को बदलने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। यहाँ से आपने याद करना है, ये ऊपर वाला आपने याद नहीं करना। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। किसी भी बॉडी का जितना भी मास है वही उसका इनर्शिया होगा। ओके, ये पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है कि जो इनर्शिया है वो किस पे डिपेंड करता है, तो इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे। ओके, द ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट द ग्रेटर ऑफ इट्स इनर्शिया। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। ये दो यहाँ पे फैक्टर्स आप समझ लें बताए गए हैं, ये आप समझ लें एमसीक्यूज है, ये आपने याद करना है। लेकिन अभी मैंने आपको इनर्शिया के बारे में नहीं बताया क्योंकि ये ऊपर वाला पैराग्राफ हम साथ साथ ही तरतीब से चलते हैं, इसलिए मैंने बता दिया कि आपने ये याद करना है। अब आपको बताती हूँ इनर्शिया होता क्या है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज रुकी रहना चाहती है, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन या फिर मोशन की हालत में रहना चाहती है, इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। यही इनर्शिया है। यानी कि अगर कोई भी बॉडी रुकी हुई है तो वो चाहती है मैं रुकी रहूं, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो चाहती है मैं मोशन में ही रहूं। तो ये जो उसकी चाहत है, ये जो उसका प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ये इनर्शिया है, ठीक है। कि वो कोई भी बॉडी चाहती है कि मैं रुकी रहूं, तो ये इनर्शिया है कि वो चाहता है कि मैं रुका रहूं। कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी मोशन में है तो वो चाहती है मैं मोशन में रहूं, तो ये बात हो जाएगी, ये है इनर्शिया। ओके, तो यहाँ पे इनर्शिया के बारे में, उसके अलावा आपको ये भी आप पता होना चाहिए, एज अ रिजल्ट ऑफ रोल ऑफ इनर्शिया इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ द लॉ ऑफ सम टाइम इज, इसको दूसरा नाम लॉ ऑफ इनर्शिया है। ओके, इसी वजह से मैंने बोला था कि ये जो न्यूटन्स का लॉ है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। और इसके अलावा आप लोगों का ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज फर्स्ट लॉ एंड व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो दो तरह से पूछा जा सकता है, जस्ट आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी पूछा जा सकता है या फिर लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको ये भी पूछा जा सकता है कि सिर्फ इनर्शिया को ही न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहते हैं, किसी और चीज को क्यों नहीं कहते, क्या ऐसी प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया की जो हम इसको कहते हैं। तो जब आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि व्हाई इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि न्यूटन्स लॉ को क्यों हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, तो आपने इसका आंसर ये देना है कि एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील विद द इनर्शियल प्रॉपर्टीज। आप लोगों को पता है कि इनर्शिया जो होता है वो उसी से डील कर रहा है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है ना आपको कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहना चाहती है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है। तो जो न्यूटन का पहला लॉ है वो इनर्शिया के ऊपर ही बेस कर रहा है, इनर्शिया की ही बात कर रहा है। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये इनर्शियल प्रॉपर्टीज को डील करता है, इस वजह से हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ओके, आपने यहाँ पे ये राइट कर लेना है कि इट इज डील विद इनर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट या ऑफ एन बॉडी। ओके, तो ये आप लिखते हैं तो वो बता देगी, रीजन उसमें आ जाएगी कि क्या रीजन है हम इसको क्यों कहते हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पे ये भी देखना होता है, यहाँ पे उसने एक टेबल बनाया हुआ है, उस टेबल के ऊपर उसने एक शीट डाली हुई है और साथ में कुछ ऊपर उसने चीजें रखी हुई हैं। अब वो बताना चाह रहे हैं कि ये चीजें रेस्ट की हालत में हैं और जब आप इस कपड़े को तेजी से नीचे से खींचेंगे तो क्या होगा कि ये रेस्ट की ही हालत में रहेंगी, ये मूव नहीं करेंगी, बस कपड़ा यहाँ से नीचे से मूव करेगा। तो इसकी जरा रीडिंग कर लेते हैं। व्हेन द टेबल क्लॉथ इज पुल्ड, जब आप टेबल क्लॉथ को खींचते हो,
abruptly यानी कि तेजी से the object remain in their original position on the table। तो जो ऑब्जेक्ट है वो टेबल के ऊपर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही रहते हैं। इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, और वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि व्हेन द टेबल क्लॉथ इज पुल्ड abruptly the object remain in original position on the table why, यानी कि पूरा क्वेश्चन यही वाला लिख के तो वो नीचे लिख देंगे why, क्यों। तो आप इसका आंसर दे सकते हो कि ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहना चाहती है, ठीक है। तो आपने इसके आंसर में यही लिखना है कि ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से विच मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, जो कि उसी की वजह से ये रेस्ट की हालत में रहे हैं, ओके। इसके बाद आप लोगों का सेकंड वाला लॉ आ जाता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसके बारे में आपको बता दूं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है, और ये इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये तीनों वो हैं लॉज हैं तो उनमें ये सेकंड वाला लॉ जो है इसकी ज्यादा अहमियत है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आ रही है डेरिवेशंस, प्रॉपर डेरिवेशंस हैं, और डेरिवेशंस जो होती हैं वही फिजिक्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो जरा इसको रीड आउट कर लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट सबसे पहले देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, इफ अ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन अ बॉडी, अगर कोई बाहर से फोर्स लग रही है किसी बॉडी के ऊपर, नेट कहते हैं टोटल कितनी भी फोर्सेस लग रही है उन सबका सम, ठीक है। इट एक्सीलरेट द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो जारी बात है जिस सिमत में आपने फोर्स लगाई है उसी सिमत में बॉडी मूव करेगी। अगर मैंने ये पेंसिल यहाँ पे रखी हुई है और मैं इसको फोर्स लगा रही हूँ आगे की तरफ को, तो ये बॉडी आगे ही मूव करेगी ना, ये तो नहीं कि ये पीछे को मूव करेगी। तो यही वो बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी बॉडी को आप फोर्स लगा रहे हैं आगे की सिमत को, तो उसी सिमत में बॉडी मूव करेगी। The magnitude of an acceleration is directly proportional to the magnitude of force। ये बात आपको पता होना चाहिए कि एक्सीलेशन उतना ही ज्यादा होगा जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी, या उतना ही कम होगा जितनी कम फोर्स लगेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि ये बिल्कुल एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेट करते हैं। एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज कम करोगे तो दूसरी भी कम होगी। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक्सीलेशन और फोर्स। एक्सीलेशन कहते हैं तेजी से मूव करेगा कोई बॉडी, ज्यादा उसकी स्पीड हो जाएगी अगर आपने फोर्स ज्यादा लगाई है। लेकिन अगर आपने फोर्स ही कम लगाई है तो जारी बात है वो कम एक्सीलरेट करेगी। एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी, और मास ऑफ बॉडी के इनवर्सली रिलेट करता है। मास क्या है? किसी भी बॉडी का जिस्म, ठीक है। तो जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उतनी ही फोर्स आपको ज्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो जारी बात है उसको एक्सीलरेट करने में भी टाइम ज्यादा लगेगा। तो उसने बोला है कि अगर मास कम होगा तो आपका एक्सीलरेशन ज्यादा पैदा होगा। इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है एक चीज कम होगी तो दूसरी ज्यादा होगी, ठीक है। डायरेक्टली का मतलब होता है एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरी भी बढ़ेगी, यानी कि फोर्स बढ़ाओगे तो एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा। इनवर्सली का मतलब होता है एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी, यानी कि अगर आपने मास कम लिया है, छोटी सी कोई चीज ली है, उसको मूव करवाने के लिए आपको थोड़ी फोर्स लगानी पड़ती है और एक्सीलरेशन ज्यादा पैदा होता है। यानी कि आपने किसी बॉल को किक किया है, आप इसको हल्की सी फोर्स से भी किक करोगे तो वो बहुत ज्यादा दूर जाएगा। लेकिन अगर कोई भारी चीज है, यानी कि कोई बड़ी सी चीज है, आप उसको जब थोड़ी सी भी फोर्स लगाते हैं तो वो हिलता ही नहीं है, थोड़ा सा बस मूव करता है। जैसे आप अगर घर में कभी सामान शिफ्ट करते हो तो आपने देखा होगा कोई फ्रीजर है या कोई बड़ी चीज है, सोफा है, बेड वगैरह है, तो उसको मास ज्यादा है तो उसको मूव करवाने के लिए हमें फोर्स ज्यादा लगानी पड़ती है। लेकिन फोर्स ज्यादा लगाने के बावजूद भी उसकी मोशन इतनी नहीं होती, वो इतना एक्सीलरेट नहीं करता, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी चेयर वगैरह की बात करो, जो छोटी सी प्लास्टिक की चेयर होती है, आप उसे आराम से थोड़ा सा भी फोर्स लगाओगे तो वो काफी एक्सीलरेट करेगी, काफी ज्यादा मोशन करेगी, ठीक है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन आ जाती है आपकी। एक्सप्लेनेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया, आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर है वो बताया जाएगा एक्सप्लेनेशन में। इफ अ नेट फोर्स ऑफ अ मैग्नीट्यूड एफ, यानी कि फोर्स का आपने जो है ना वो मैग्नीट्यूड लेना है, डायरेक्शन नहीं लेनी, क्योंकि आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिलहाल हमने सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेना है, ओके। एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास m, और मास आपने लिया है m, एंड प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड a। तो जो एक्सीलरेशन है वो भी आपने मैग्नीट्यूड वाला ही लेना है, उसमें भी एक्सीलरेशन की भी आपने डायरेक्शन नहीं लेनी, ठीक है। देन द सेकंड लॉ कैन बी रिटन एज मैथमेटिकली। सेकंड लॉ को आप इस तरह लिख सकते हैं, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। ये जो होता है ये डायरेक्टली का साइन होता है जब आपने सीधी सीधी दोनों वैल्यूज लिखी होती है, ठीक है। लेकिन जब आपने 1/, में लिखी होती है, जैसे ये नीचे वाली वैल्यू है a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m,
ठीक है। ये क्या पढ़ा जाएगा, ए का इन्वर्सली रिलेशन है 1/m के साथ। अगर आपने मैस बढ़ाया है तो एक्सीलरेशन कम होगा, ठीक है। आप मूवी फोर्स लगाएंगे तो मोशन कम होगी। अगर आपका मैस कम है तो एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, ओके। इसके अलावा आपने फिर इन दोनों को कंबाइन कर लेना है, क्योंकि आपको दोनों में नजर आ रहा है ए है, तो ए को एक दफा लिखेंगे, एफ ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एफ आ जाएगा और नीचे एम आ जाएगा, ओके। आपने इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा कंबाइन किया है तो ये एफ ओवर एम हो गया। ये एफ ऊपर आ गया है और एम नीचे है, ओके। तो ये एफ ओवर एम हो गया। इसके बाद आपने ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शन का साइन है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसको खत्म करने के लिए आपको कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है, इसलिए वो यहाँ पे लिख देगा ए इज इक्वल टू कांस्टेंट एफ ओवर एम। ये जो कांस्टेंट है, पहली वाली जो पुरानी बुक थी उसमें के लिखते होते थे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने कांस्टेंट लिख दिया। अकॉर्डिंग टू दी एसआई यूनिट, जो आपको यूनिट्स पता है एसआई के, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। मैस का यूनिट है केजी, 1 केजी यहाँ पे हमने मैस लिया है। एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और फोर्स 1 न्यूटन है। ये तीनों चीजें आपको ऑलरेडी पता है, बस आपने इनके साथ 1 1 लगा लेना है, ओके। देन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट विल बी 1। आपने बाकी तमाम चीजें 1 ली है, तो इसका मतलब है कांस्टेंट यानी कि के की वैल्यू भी 1 ही होगी, ओके। Therefore, the above equation can be written as, अब ये जो ऊपर वाली आपकी इक्वेशन थी उसको आप इस तरह लिख सकते हो, a is equal to 1 multiply f over m। ये 1 मतलब कि कांस्टेंट की जगह पे वैल्यू लिखी है उसकी 1, तो ये 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो उसके बाद उसने क्या किया है, f को इधर ही रहने दिया है, m को दूसरी साइड पे ले गया। m यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो m मल्टीप्लाई a आ गया और f आ गया, ओके। उन्होंने जस्ट पोजीशन चेंज की है, पहले एफ यहाँ पे था तो अब आप लोगों ने एफ को उल्टा कर दिया, एफ इस तरफ आ गया और एम और ए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ओके। तो एफ इज इक्वल टू एम ए, ये फाइनल इसका सोल्यूशन होता है न्यूटन सेकंड लॉ का, एफ इज इक्वल टू एम ए। और ये जो न्यूटन सेकंड लॉ है ये आपने न्यूमेरिकल्स में भी यूज करना है, इसलिए इसको याद रखना है। एफ इज इक्वल टू एम ए, ये जो है आपका न्यूटन का सेकंड लॉ है। और ये जो अभी आपने डेरिवेशन की है ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। राइट मैथमेटिकल फॉर्म्स ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, ओके। ये क्वेश्चन लिख लें आप लोग के, ये क्वेश्चन आ सकता है कि राइट करें आप उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, किस तरह आपने इसको ड्राइव किया है वो सारा बताएं। तो ये आपका अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, ओके। इसी वजह से आप लोगों को कहती हूँ कि वीडियो को प्रॉपर देखा करें, ताकि आपको साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन का पता चलता रहे कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो की अभी तक समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि वो भी ये वीडियोस देख सकें, ओके। इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट देखना है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बाय द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन पता चल गया है, F इज इक्वल टू एम ए। We can calculate mathematically the amount of force required to provide a certain amount of acceleration in a body known as mass, okay। उसने कहा है कि आप लोगों को अब न्यूटन का सेकंड लॉ तो पता चल गया है, अब आप लोग क्या चीज फाइंड कर सकते हो, आप ये फाइंड कर सकते हो कि बॉडी का मास कितना था, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। दी एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज नोन एज न्यूटन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकती है। इसके अलावा भी जब आपने फोर्स का शॉर्ट क्वेश्चन लिखना होता है, व्हाट इज फोर्स, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो फोर्स की डेफिनेशन जो आपको मैंने पिछले पहले वाले लॉ में बताई है, वो डेफिनेशन लिखने के बाद आपने ये भी लिखना है कि फोर्स का जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन, ओके। इसके बाद आप लोगों ने ये शॉर्ट क्वेश्चन एक और है वो भी ध्यान से करें। व्हाट इज 1 न्यूटन, मैंने इसके साथ ही लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर में क्या आ सकता है, व्हाट इज 1 न्यूटन। तो इसका आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लिखना है, ओके। 1 न्यूटन इज द फोर्स विच प्रोवाइड एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 केजी। यानी कि 1 केजी के मास के अंदर आप लोगों ने इतना एक्सेलरेशन लगाया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जो हमारे पास फोर्स थी वो 1 न्यूटन थी। तो यहाँ पे ये उसका आंसर आ गया, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 1 न्यूटन का आंसर है कि अगर वो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज 1 न्यूटन, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर राइट करना है। तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन अभी हमने प्रॉपर पढ़ लिया है, रीड कर लिया है, इस लॉन्ग क्वेश्चन में आपने जब इसको पेपर में राइट करना है तो आपने सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट राइट करनी है। स्टेटमेंट के बाद आपने एक्सप्लेनेशन राइट करनी है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक राइट करनी है। इसके बाद आप मैथमेटिकल भी लिख सकते हैं या डेरिवेशन, तो ये आपने सारी डेरिवेशन करनी है नीचे तक सारी। इसके बाद आपने ये वाला यहाँ से
व्हाट इज 1 न्यूटन जो है इसको आपने हेडिंग दे लेनी है 1 न्यूटन की। ओके, तो फिर आपने ये वाला भी राइट करना है। ये प्रॉपर इसकी एक्सप्लेनेशन होती है, प्रॉपर इसकी डेरिवेशन होती है, और जो तरीका मैंने बताया है इसी तरह लिखेंगे, फिर आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन के। ठीक है, इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये है, आप लोगों ने सबसे पहले रीड आउट करना है इसके बारे में कि फोर्स ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन वेलोसिटी, कि वेलोसिटी के ऊपर फोर्स का क्या इफेक्ट होता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि वेलोसिटी के ऊपर फोर्स का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसको रीड आउट कर लेते हैं। ये क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ आल्सो टेल दैट फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। लॉ में ही हमें पता चल गया था कि जो फोर्स है वो किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को बदल सकती है। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग एक्सीलरेशन और डिसेलरेशन, यानी कि अगर आप ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो स्पीड वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अगर आप फोर्स के अपोजिट में फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि बॉडी आगे को मूव कर रही थी और आपने उसको मूव करवा दिया है पीछे वाली साइड पे, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई है, तो वो डिसेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, कम एक्सीलरेशन पैदा होगा। एंड एज द वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो द चेंज मे बी इट इट्स मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन में तो चेंज ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में चेंज आ सकता है, या आप ये कह सकते हैं दोनों में चेंज आ सकता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और इन बोथ ऑफ देम। ठीक है, किसी भी बॉडी का आप मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं या वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन बदल सकते हैं, या फिर दोनों। ओके, तो ये यहाँ तक हो गया। इसका शॉर्ट क्वेश्चन आपने पूरा ही याद करना है इसको, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आएगा, तो आपने इतना तो लिखना है कि शॉर्ट क्वेश्चन के पूरे नंबर मिल जाए। इसके बाद आ जाता है आपका न्यूटन थर्ड लॉ। तो जो थर्ड लॉ है वो एक्शन और रिएक्शन के बारे में है, वो आपको मैं पहले ओरली समझा देती हूँ कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर कोई एक्शन लगाते हैं तो जाहिर बात है उसका एक रिएक्शन भी होता है। यहाँ पे उसने फिगर बनाई हुई है, उससे देखें ये जो इंसान है ये क्या कर रहा है भाई, इसको नीचे को स्प्रिंग को मूव करवाने की कोशिश कर रहा है। जब तक वो फोर्स लगाएगा स्प्रिंग नीचे की तरफ मूव करता रहेगा, लेकिन जैसे ही वो फोर्स लगाना बंद करेगा तो स्प्रिंग इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, जो इसका रिएक्शन होगा। ठीक है, ये जो फोर्स लग रही है ये एक्शन है, और जो बाद में रिएक्शन होगा वो मैंने आपको बता दिया है कि स्प्रिंग जो है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, वो उसका रिएक्शन है। और जो वो ये हैंड नीचे की तरफ मूव करवा रहा है इसको, वो उसका एक्शन है। हर एक्शन का एक रिएक्शन भी होता है। ये आप लोगों ने आम रूटीन में भी काफी दफा ये वर्ड सुना होगा कि ये एक्शन का रिएक्शन होता है। ओके, यहाँ से याद करना स्टार्ट करेंगे। न्यूटन्स एक्सप्रेस दिस एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस इन हिज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इट states that as every action there is always an equal and opposite reaction। जब भी कोई एक्शन होगा तो उसके बिल्कुल बराबर में और अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन होता है, उसे हम कहेंगे वो क्या है, रिएक्शन। ओके, नीचे उसने एक और चीज यहाँ पे बताई हुई है, सिंस एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। कहता है एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे नहीं होता। अगर आप इस स्प्रिंग की बात करें और इस हैंड की बात करें, तो ये जो हैंड है ये एक्शन कर रहा है स्प्रिंग के ऊपर, और स्प्रिंग का रिएक्शन इस हैंड के ऊपर है। ओके, तो हैंड और स्प्रिंग ये दो बॉडीज हैं, तो एक्शन की फोर्स कौन लगा रहा है, हैंड लगा रहा है, तो किस पे लग रही है, स्प्रिंग के ऊपर। तो स्प्रिंग के ऊपर एक्शन की फोर्स लग रही है और बॉडी के ऊपर रिएक्शन की फोर्स है। ओके, इसके नीचे आप लोगों ने नेक्स्ट ये पढ़ना है, बट दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ये मैंने आपको बता दिया कि दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस असरअंदाज होती हैं। सो दे नेवर बैलेंस ईच अदर, तो ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं करती। न्यूटन थर्ड लॉ कैन आल्सो एक्सप्रेस एज फॉलोज। न्यूटन का थर्ड लॉ ये भी बताएगा आपको, क्या बता रहा है, इफ वन बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन सेकंड बॉडी, अगर एक बॉडी ने दूसरी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाई है, द सेकंड बॉडी आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। तो जो सेकंड बॉडी है ये फर्स्ट बॉडी के ऊपर एक और बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। तो ये आपको वही बात मैंने स्प्रिंग वाली समझा दी थी कि अगर हैंड स्प्रिंग के ऊपर एक्शन लगा रहा है, एक्शन की फोर्स कर रहा है, तो स्प्रिंग जो है वो रिएक्शन की फोर्स हैंड के ऊपर लगा रहा है। ये दोनों अपोजिट बॉडीज के ऊपर होती है, इस वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकती। ठीक है, अगर एक ही बॉडी के ऊपर कोई दो फोर्सेस लग रही हैं, जैसे ये बुक है, इस बुक के ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लग रही है और ग्रेविटी के अपोजिट नॉर्मल फोर्स है, ये दोनों एक ही बॉडी के ऊपर लगते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो सकती हैं। लेकिन ये जो एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस हैं ये दो डिफरेंट बॉडीज पे लगती हैं, इसलिए इनको हम कैंसिल नहीं करते। ओके, इसके बाद हमारे पास नीचे आ जाता है फोर्स एक्ट इन पेयर। तो ये जो है एग्जाम्पल बताने लगे हैं न्यूटन थर्ड लॉ की। ठीक है, तो आपने जब पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है न्यूटन का थर्ड लॉ, उसमें उसकी स्टेटमेंट ये वाली आपने राइट करनी है,
इस स्टेटमेंट के बाद आपने ये नीचे वाला पैराग्राफ लिखना है, जो पैराग्राफ आपको बता रहा है फोर्सेस एक्ट इन पेयर। तो इसमें उसने शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो जब आप स्टेटमेंट लिख लेंगे फिर आपने एग्जाम्पल लिखनी होती है, तो वो एग्जाम्पल इस पैराग्राफ से आपको मिलेंगी। We have studied that force act in pairs। आपने ऊपर अभी पढ़ लिया है कि फोर्सेस हमेशा पेयर की तरह ही असर करती हैं। अगर किसी फोर्स में एक्शन है तो उसका रिएक्शन भी होता है। When two bodies इंटरेक्ट, जब वो दो बॉडीज का आपस में ताल्लुक बनता है, इंटरेक्ट करती हैं, तब एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस पैदा होती हैं, जो उसने बता दिया है। ये वाली लाइन आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपको बताने लगी हूँ कि एग्जांपल्स लिखी हुई हैं वो अगले वाले पेज पे हैं, वो आपने याद करनी है। ठीक है, ये देखिए भाई नेक्स्ट पेज पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, आपको दो एग्जांपल्स करनी पड़ेंगी क्योंकि पेपर में हो सकता है वो ये पूछ रहे हैं कि आप दो एग्जांपल्स ही जस्ट लिखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ की, तो आपने फिर ये दो एग्जांपल्स लिखी हैं। या आपको हो सकता है एक याद रहे, इसलिए आप दो याद कर लीजिएगा। पेपर तक आपको जो इजिली याद होगी वो आप लिख लीजिएगा। ओके, तो पहली वाली एग्जाम्पल है हमारे पास, जो एक बुक के बारे में बता रही है कि एक बुक टेबल के ऊपर अगर पड़ी हुई है तो बुक का एक्शन टेबल के ऊपर है और टेबल का रिएक्शन बुक के ऊपर हो रहा है। ओके, इसी तरह आपको ये गन नजर आ रही है। इस गन से जब वो बुलेट फायर होती है तो बुलेट जो है वो एक्शन है और बुलेट का रिएक्शन इस गन पे होगा, गन पीछे को मूव करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को इसको रीड करवा देती हूँ। द फोर्स एक्ट डाउनवर्ड ऑन द ब्लॉक इज द वेट, यानी कि ब्लॉक का जो वजन है वो टेबल के ऊपर आ रहा है। द ब्लॉक एक्सर्ट अ डाउनवर्ड फोर्स ऑन अ टेबल इक्वल टू इट्स वेट, जितना उसका वजन है उतनी ही वो फोर्स टेबल के ऊपर लगा रही है। एंड द टेबल आल्सो एक्सर्ट अ रिएक्शन फोर्स Fn। यहाँ पे एक और रिएक्शन फोर्स लग रही है जिसे हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं, जो ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, द टू फोर्सेस ऑन द टेबल बैलेंस ईच अदर एंड द ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, इसी वजह से जो हमारा बुक है हमारी वो टेबल के ऊपर रुकी रहती है। ओके, इसके बाद आ जाती है दूसरी एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताई है, बुलेट वाली है कि जैसे ही आप गन से बुलेट को फायर करेंगे तो बुलेट आगे की तरफ मूव करेगी और गन पीछे की तरफ मूव करेगी। ठीक है, when a bullet is fired from a gun, the bullet move in the forward direction with the force F। किस फोर्स के साथ? F फोर्स के साथ बुलेट जो है वो आगे की तरफ मूव कर रही है। एंड दिस इज अ फोर्स ऑफ एक्शन, इस फोर्स का नाम है एक्शन की फोर्स। एंड द गन कॉइल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और गन जो है वो रिकॉइल यानी कि पीछे की तरफ मूव कर रही है विद आ रिएक्शन फोर्स आर। उसको जो फोर्स लगी है वो कौन सी है? वो है रिएक्शन की फोर्स। ओके, तो ये दोनों यहाँ पे मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन एक और नजर आ रहा है, वो है लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो आप लोगों ने तीन लॉ पढ़े थे न्यूटन के, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ जो है वो आपको ये बताता है कि अगर कोई बॉडी स्टॉप है या चल रही है तो वो अपनी हालत को अटेन करना चाहती है। अगर वो रुकी हुई है तो रुकी हुई रहना चाहती है, अगर चल रही है तो चलना चाहती है। सेकंड लॉ में आप लोगों ने पढ़ा था कि कोई ना कोई फोर्स हमें रिक्वायर होती ही है जिससे हम किसी बॉडी को मूव करवा सकते हैं। ओके, थर्ड लॉ में आपने ये पढ़ाया कि किसी भी एक्शन का हमेशा रिएक्शन होता है। ये तीनों मैंने ओवरऑल आपको दोबारा एक दफा समझा दिए। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ना है कि न्यूटन के लॉ की कुछ लिमिटेशन है। जो न्यूटन का लॉ है वो उन बॉडीज पे असरअंदाज होता है वो जो भरी है। ठीक है, जो बिग बॉडीज है, जो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसे आप लोग एटम्स की बात करते हो, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, इनके ऊपर जो है वो न्यूटन्स के लॉ अप्लाई नहीं होते। ओके, न्यूटन्स के लॉ की लिमिटेशन है कि वो किसी बड़ी बॉडी पे ही अप्लाई होते हैं। छोटे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उनके ऊपर ये असरअंदाज नहीं होती। ओके, क्यों नहीं होती वो भी आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड विद वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटीज व्हिच वी कम अक्रॉस आवर डेली लाइफ। तो ये वाला आपने याद नहीं करना, इसमें बस यही बताना चाह रहे हैं कि न्यूटन के तीन लॉ आपने पढ़ लिए हैं, जिसमें आपको बता रहे हैं कि एक्सीलरेशन होता है जब किसी बॉडी में, तो जारी बात है उसने मूव करना है, और एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस भी आपने पढ़ ली हैं। इसके बाद वो यहाँ पे नीचे बताने लगे हैं, द प्रॉब्लम इज राइजेस। आपको मसला तब पेश आता है व्हेन वी डील विद द मोशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में जब आप पढ़ते हैं तब मसला पेश आता है। जब तक आप किसी बड़ी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं उसका कोई मसला नहीं, लेकिन जब आप किसी छोटे छोटे पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे तब आपको मसला आएगा। हैविंग वेलोसिटीज क्लोज टू दैट ऑफ लाइट, क्योंकि इनकी वेलोसिटीज बहुत ज्यादा
होती हैं और वो वेलोसिटी जो होती है वो लाइट की वेलोसिटी के बराबर वो कह रहे हैं, हालांकि लाइट की वेलोसिटी के बराबर तो कोई चीज नहीं होती लेकिन उसके करीब करीब होता है। ओके, फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिहाज से रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, ये मैकेनिक्स जो है इसने हेल्प आउट किया था हमें न्यूटन के लॉ के बाद, कि अगर आपने एटम के पार्टिकल्स के बारे में रीड आउट करना है, उनकी मोशन के बारे में रीड आउट करना है, समझना है, तो आपको रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का पता होना चाहिए, फिर ही आप कर सकते हैं। ठीक है, डेवलप्ड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन इज एप्लीकेबल। तो जब आपने ज्यादा छोटे पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना होता है तो उनकी स्पीड जो होती है, उनकी वेलोसिटीज जो होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं और उनकी वेलोसिटीज के हवाले से ही हमारे न्यूटन के लॉ अप्लाई नहीं हो पाते। इस वजह से फिर हम आइंस्टाइन के जो है ना, एल्बर्ट आइंस्टाइन की वो लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसमें आगे उसने बताया है आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन, ये जो हमने सारी डिस्कशन की है सारा पढ़ लिया है, वी कैन say that Newton's law of motion are not exact for all type of motion, यानी कि न्यूटन का लॉ तमाम किस्म की मोशन के लिए नहीं है, बट प्रोवाइड अ गुड अप्रोक्सीमेशन, लेकिन उसकी वजह से हमें अप्रोक्सीमेशन जरूर मिल जाती है। अनलेस एन ऑब्जेक्ट इज स्मॉल इनफ और मूविंग क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, तब तक के कोई जिस्म बहुत ही छोटा ना हो और उसकी जो लाइट की स्पीड के बराबर ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये पहले पैराग्राफ लिखना है, जब शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट, यानी कि पहले आपने ये वाला पैराग्राफ लिखना है, फिर ये सेकंड मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि फिर आपने ये वाला पैराग्राफ लिखना है। ओके, तो शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है, इसलिए फिर मैं साथ साथ ही बता देती हूँ कि आपने फर्स्ट वाली चीज कहाँ पे लिखनी है और सेकंड वाली चीज कैसे लिखनी है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों के न्यूटन के लॉ भी हो गए हैं और न्यूटन के लॉ की लिमिटेशन भी पता चल गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक कवर करवा दूंगी। तो जो नेक्स्ट आपके टॉपिक होंगे वो होंगे मैथ एंड वेट, इसके अलावा आपको कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगी, इनको मेजर करने के तरीके बताए जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों को ये वाली वीडियो समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।